अ, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की ओर से आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोगों ने इस चर्चा विमर्श को आयोजित किया है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि पेंडेमिक का दौर है और हर तरफ कोरोना की वजह से हम सब लोग संकट में हैं। ऐसे दौर में मीडिया क्या भूमिका निभा रहा है, किस रूप में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, इस सब चीजों को लेकर हम लोगों ने आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को इस रूप में सेलिब्रेट करने के लिए या मनाने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोगों ने इस वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार में पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी और हमारे शिक्षक और हमारे अतिथि सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ राजस्थान सरकार के सूचना आयुक्त नारायण बारेठ जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। आज तक के संपादक शरद कुमार जी भी जुड़ने वाले हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक हैं डॉक्टर दीपक आचार्य जी, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मीडिया जो है अवेयरनेस जगाने में, जागरूकता फैलाने में, कोरोना से निपटने के लिए और वैक्सीनेशन को बेहतर बनाने के लिए, इन सब चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, चूंकि विश्वविद्यालय है, हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है, हम कार्यक्रम की शुरुआत कुल गीत से करेंगे। शिवं सुंदरं प्रतिमा कल्याणी विद्या विद्यामृतं मुखनिषितो भीमानि ग्रह प्रताप के कर्म भूमि के हाथे का चंदन लीला का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन। श्री श्रीनाथ जी चारु भुजा पेश्वर सूफी संतों की धरती में आया एक ईश्वर। साधन शब्द बंदन यहाँ साधना रघुपति भाई राष्ट्र धर्म का स्वर्ग जय हो पावन मुक्त गगन में आदर्शों की कुंभ ध्वजा फहरे जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश करे। ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित जो खांसी बंद कर देना। कुल गीत के बाद में आज इस विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस पर सबसे पहले मैं हमारे माननीय कुलपति महोदय, डायनेमिक कुलपति, जिनके नेतृत्व में हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, हर रोज कुछ न कुछ नवाचार हम लोग करते हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत उद्बोधन के साथ हम सब लोगों का इस मार्गदर्शन प्रदान करें। जल्दी करो। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इसका हमारे विश्वविद्यालय के लिए 3 उद्देश्य है, जिसके तहत इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। पहला उद्देश्य यह है कि
हम सतत प्रयास कर रहे हैं अपने शिक्षकों, कर्मचारी, एलुमनी, छात्रों के सहयोग से कि हम अपने विश्वविद्यालय को राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। इसके लिए हम लोग पिछले 285 दिन हमें ज्वाइन करने हो गया, निरंतर हम लोग प्रयासरत रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 285 दिनों के अंतराल काल में हमने बहुत से कीर्तिमान बनाए हैं जो आपके समय में रखा जाएगा। पहला उद्देश्य यह है कि जो हमारे सामने जो एक तरह से प्राकृतिक आपदा आई है उससे कैसे हम बचें, उसके संबंध में टीकाकरण, जागरूकता और हमारे मीडिया का क्या योगदान है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मत है कि आज इस महामारी में जो हमारे वैदिक ज्ञान है, जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, वो हमारे जो उपलब्ध वो हमारे मीडिया, ये 3 लोग कारीगर हो रहे हैं। और हम लोग एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति में करीब लोग 1 साल से पड़े हुए हैं। जो भी सूचनाएं, जो भी हमको सूचनाएं मिल रही है मीडिया की माध्यम से मिल रही है, तो मीडिया को भी हम लोगों ने बहुत सशक्त किया है, विशेषकर अपने विश्वविद्यालय में। तो एक तो पहला ये है कि हम जागरूकता और इस कोरोना महामारी में हम कैसे मीडिया को आगे ले आए, अपने मीडिया विभाग को कैसे आगे ले चले, पहला। दूसरा, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत से लोग हमारे सूचना जगत से लोग जुड़े हुए हैं। उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो टीएसपी एरिया में आता है और इस टीएसपी एरिया में 7 जिले हैं, जिसमें 4 जिले मेरे पास हैं। आदिवासी लोगों को हम कैसे अपने विभाग को, मीडिया विभाग को कैसे आदिवासी के छात्र छात्राओं को हम स्किल्ड ओरिएंटेड ऐसा कौन सा कोर्स कराएं, 3 महीना, 6 महीना या 1 महीना, जो भी कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्सेस, कैसे हम उनको ऑफर करके ऑनलाइन मोड में या जब इस स्थितियाँ सामान्य हो उनको ऑफलाइन मोड में हम उनको ट्रेन करके कैसे मुख्य धारा में लाएं। क्योंकि हमारा टीएसपी एरिया एक दुनिया का, अपने देश का एक स्पेशल टाइप का टीएसपी एरिया है। अपने तरफ की एक अलग से यहाँ की समस्याएं हैं और उस समस्याओं को निवारण के लिए हम निरंतर टीएसपी एरिया पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हमने बहुत से काम भी किए हैं जो आपके समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा हमारा ये भी अनुरोध है आप लोगों से कि हम अपने पत्रकारिता विभाग को कैसे स्वतंत्र बनाएं, क्योंकि मीडिया को स्वतंत्र रखना बहुत जरूरी है। इसमें भी आप लोगों से परामर्श लिया जाएगा और कुंजन आचार्य जी से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोगों से एक प्लान बनवा लें कि कैसे हम अपने विभाग को, इस विभाग को आगे बढ़ाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। इसके लिए जो भी धन की आवश्यकता होगी विश्वविद्यालय अवश्य उपलब्ध कराएगा। तो आज के कार्यक्रम जो हमारे इसमें लिंक हुए हैं, मुख्य अतिथि श्री नारायण बारेट, सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार। सर, आपका हम विश्वविद्यालय के तरफ से, अपने तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आपको हम शुभकामनाएं देते हैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ से। इसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री शरद कुमार, संपादक आज तक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत ही महान विद्वजन आप हैं। आपका नाम हमने उत्तर प्रदेश में बहुत सुना है, सभी लोग जानते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति व्याप्त पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका नाम है और आपका भी हम तहे दिल से अपने विश्वविद्यालय के तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर दीपक आचार्य, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, आपसे भी हमारा अनुरोध भी है कि हमारे अच्छे कार्यों का आप जो है हमें अच्छे कार्यों को लिए कुछ प्लान दें ताकि हम जो है सरकार की मदद भी कर सकें और हम इस वेबिनार के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय की तरफ से आपको
आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं इस पवित्र दिवस के अवसर पर। इसके अतिरिक्त हमारे हनुमान प्रसाद जी, निदेशक प्रबंध संकाय, सीमा मलिक जी, डॉक्टर कुंजन आचार्य जी और भी हमारे डीस इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। हमारे शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, एलुमनाई भी जुड़े हुए हैं, छात्र भी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों को हम स्वतंत्रता दिवस, विश्व स्वतंत्रता दिवस पर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस महामारी के समय में आप अपने को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। और श्री डॉक्टर कुंजन आचार्य जी, हनुमान प्रसाद जी, सीमा मलिक जी हमारी अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान और मानकी विभाग है। आप सभी लोगों के, आपके टीम को हम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आपके कार्यों की हम प्रशंसा करते हैं। आज के दिन हमें आप लोगों के समक्ष, क्योंकि सभी लोग राजस्थान से संबंध रखते हैं, आप लोग राजस्थान के भी हैं, कुछ समय के लिए भी हम भी आप राजस्थान के हैं। आप राजस्थान के बने रहेंगे, हम कुछ दिन के बाद चले जाएंगे, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि राजस्थान का नाम, वैसे उदयपुर का नाम भी है, पूरा राजस्थान का नाम है, हर क्षेत्र में है, दुनिया के सभी लोग जानते हैं, लेकिन जितने पर्यटक हमारे देश में आते हैं सबसे पहले वो राजस्थान के शहरों को देखना चाहते हैं और उसमें उदयपुर को देखना चाहते हैं। तो उदयपुर अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहर है, तो क्यों न हम अपने विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। और पिछले लगभग 9 महीने में हम लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसको मनाते चले आ रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो जिसका हम लोग सेलिब्रेशन अपने विश्वविद्यालय में न किया, सबको कर रहे हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर के जो दिवस है उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं और सबको सूचना जाती है। जिस दिवस का जिस देश में उत्पत्ति होती है वहाँ के एम्बेसी को हम सूचित करते हैं और वहाँ के जो गवर्नमेंट उनके वेबसाइट को सूचित करते हैं, अपने कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। और विश्वविद्यालय ने ब्रह्म कुमारी के सहयोग से एक और सूचना तकनीक में दक्षता हासिल कर लिया कि सैटेलाइट चैनल में 144 देशों में हम लगभग 17 भाषाओं में ट्रांसलेशन करके हम उनको भेजने की क्षमता रखते हैं और ये प्रयोग हम लोगों ने कर लिया है। तो हमारे जो अतिथि हैं, आप लोगों से मेरा बस एक ही अनुरोध है कि आप लोग हमें कुछ परामर्श दें कि हम अपने पत्रकारिता विभाग में क्या क्या नवाचार करें, क्या क्या इनोवेशन करें, कौन सा प्रोग्राम चलाएं और आप लोगों का अनुभव का लाभ हम जो है अपने इस पत्रकारिता विभाग में लेना चाहते हैं। इसके लिए भी हम आपसे सहयोग का अपील करते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे विद्वतगण हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे अतिथि हैं जो अपने विचार रखेंगे। हम ज़्यादा न बोल करके एक बार पुनः विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और पुनः आप सभी अतिथियों का हम विश्वविद्यालय के तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। माननीय कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी का बहुत बहुत आभार इस स्वागत उद्बोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नेतृत्व में हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं और आशा है कि हम लोग आपकी प्रेरणा से और भी अच्छे काम आगे नियमित तौर पे निरंतर करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय राज्यपाल श्रीमान कलराज जी मिश्र का भी शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। मैं उस संदेश को पढ़ के सुना रहा हूँ। मुझे जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना महामारी टीकाकरण जागरूकता में मीडिया की भूमिका विषयक ऑनलाइन विमर्श का आयोजन कर रहा है। मैं यह मानता हूं कि मीडिया को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि यह जनता को निरंतर सजग करता है, उन्हें सूचना संपन्न कर जनमत निर्माण का कार्य ही नहीं करता, बल्कि आम जन को अवसर विशेष पर जागरूक करने का महती कार्य भी करता है। कोरोना महामारी के इस भयावह दौर में लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, स्वच्छता नियमों की पालन करने और स्वच्छ जीवन शैली अपनाने
नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित और जागरूक करने का कार्य मीडिया ने प्रभावी रूप से किया है। टीकाकरण की शुरुआत के साथ ही इसके लिए जन जन को जागरूक करने, इस संबंध में संपूर्ण देश में प्रभावी वातावरण निर्माण का महती कार्य प्रिंट, वेब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। मीडिया के ऐसे प्रयास ही इनके जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका की गवाही देते हैं। व्यक्तिशः मैं मीडिया के इन प्रयासों को तहे दिल से सराहना करता हूं। पत्रकारिता विभाग जो आयोजन कर रहा है उसको, उसकी पूरी टीम को और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मेरी मीडिया के सभी साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन विमर्श के आयोजन के लिए मेरी स्वस्थ कामना। माननीय कुलाधिपति महोदय और राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत आभार इस शुभकामना संदेश के लिए। और अब इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रबंध अध्ययन संकाय के जो निदेशक हैं प्रोफेसर हनुमान प्रसाद, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। वे विश्वविद्यालय की जो हमारी जो गतिविधियां हैं सामान्य और उपलब्धि मूलक, उसके प्रतिवेदन के लिए प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना महामारी एवं टीकाकरण जागरूकता में मीडिया की भूमिका पर आयोजित ऑनलाइन विमर्श के कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि श्री नारायण बारेठ, सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के ऊर्जावान कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह साहेब, विशिष्ट अतिथि श्रीमान शरद कुमार जी, ब्यूरो चीफ आज तक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दीपक आचार्य जी, अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय प्रोफेसर सीमा मलिक मैडम, आज के कार्यक्रम के कर्णधार पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुंजन जी आचार्य, इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ रहे अधिष्ठाता गण, बॉम मेंबर्स, प्राध्यापक गण, मीडिया कर्मी बंधुओं, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे अपने विश्वविद्यालय की गतिविधियों का ब्यौरा रखने का दायित्व मिला है, जिसे मैं संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगा। दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1962 में एक अधिनियम के द्वारा उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, तत्कालीन उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थापना एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई। विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर आदिवासी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली अरावली क्षेत्र उदयपुर में स्थित है। उदयपुर शहर पर्यटन स्थल होने के अतिरिक्त अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और सुंदर परिदृश्य के कारण अपनी विशेष पहचान रखता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी के कुशल नेतृत्व एवं अनुभवों से लाभान्वित होकर दिन प्रतिदिन अनेक तरह के नवाचारों को अंजाम दे रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कुल 8 संकाय और करीब 33 विभाग हैं। 2 संकाय एवं 15 नए विभागों को आपके प्रोत्साहन से ही सृजित कर अनुमति के लिए भेजा जा चुका है, जिसमें मुख्य तौर पर इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर संकाय का सृजन आपका ही विजन है। इन विभिन्न विभागों में कार्यरत प्राध्यापक गणों के शोध पत्र विश्व स्तर की नामचीन पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय
इंटेलेक्चुअल कैपिटल के मामले में धनी है। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि वर्तमान में 100 से भी अधिक शोध परियोजनाएं विभिन्न विभागों में स्वीकृत हैं। विश्वविद्यालय में शैक्षिक वातावरण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं कुलपति महोदय ने विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों की लगभग 30 के आसपास कक्षाएं एंगेज की है, कक्षाएं ली है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति के अनुरूप विभिन्न स्किल ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज की शुरुआत हाल ही के दिनों में की गई। तकरीबन 90 के आसपास वो भी कोर्सेज प्रारंभ किए गए हैं। गत एक वर्ष में अनुसंधान कार्यशालाएं, सम्मेलन, वेबिनार का विश्वविद्यालय द्वारा बृहद स्तर पर आयोजन किया गया है। यही नहीं, नई शिक्षा नीति पर एक ही दिन में 171 वेबिनार आयोजित करने का कीर्तिमान भी विश्वविद्यालय द्वारा कायम किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यही नहीं, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्टेक होल्डर्स से संवाद कायम करने की प्रथा भी हाल ही के दिनों में कायम की गई है, जिसमें रिटायर्ड पेंशनर्स से लेकर विद्यार्थियों के अभिभावकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, छात्र नेताओं, संबद्ध महाविद्यालयों इत्यादियों से संवाद कायम कर उनकी समस्याओं का समाधान तथा उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाने की प्रथा चालू की गई है। विश्वविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में भी कभी पीछे नहीं रहा। पूर्व में विश्वविद्यालय ने धार गांव गोद में ले रखा था और जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। वर्तमान में कैलाशपुरी गांव को चुना गया है। वहां हर माह लगभग 2 बार शिविर लगाए जाते हैं एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती है, जिसमें जीविकोपार्जन प्रशिक्षण प्रमुख है। हमारे कुलपति जी भी इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में भरपूर सरोकार रखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने स्रोतों से 5000 साड़ियां बांटने का लक्ष्य रखा है। एवं मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने स्वयं आशाधाम आश्रम में 300 लोगों का भोजन 3 माह में तीसरी बार प्रायोजित करवाया है। इसके अतिरिक्त इस कोविड महामारी के दौर में तकरीबन 1,50,000 मास्क का वितरण भी किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय पे कोई वित्तीय भार नहीं सौंपा गया। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को 15% की छूट की बात हो या आर्थिक स्थिति से कमजोर विद्यार्थियों की फीस, जिसमें 150 विद्यार्थियों की फीस माफ की गई, इन सभी में विश्वविद्यालय आगे रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा 2 बार 4 दिवसीय टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक लोगों ने टीकाकरण करवाया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में ने आदिवासी मिलाप योजना, लोक विरासत केंद्र इत्यादि अनेक सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाएं भी हाल ही में प्रारंभ की। विश्वविद्यालय इनके अंदर ग्रामीणों द्वारा निर्मित उत्पादों को सीधे उपभोक्ता या उद्योगों तक पहुंचाने एवं विपणन की परियोजना पर कार्य भी कर रहा है। विश्वविद्यालय में निर्णयन की त्वरितता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गत 9 माह में 17वीं बार कमिटी ऑफ डीन्स की मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में, जैसा कि सभी को ज्ञात है, 1,11,00,000 प्रशासन को कोविड से निपटने के लिए देने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की मीटिंग कर उन्हें भी प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की सहमति ली गई। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय पीछे नहीं है। विश्वविद्यालय में स्थापित यूजीसी महिला अध्ययन एवं रेडीमेड्स गारमेंट केंद्र
ने महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता एवं बाल विकास के क्षेत्र में महती भूमिका निभाई है। इस केंद्र पर भी महिलाओं को जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। गत कुछ दिनों पूर्व इसी केंद्र द्वारा प्रबंध अध्ययन संकाय के साथ मिलकर ऑनलाइन मास्क बनाने पर भी महिलाओं एवं जन सामान्य को प्रशिक्षण दिया गया। विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शहर की तरफ विश्वविद्यालय का 25 लाख की लागत का मेन गेट निर्माणाधीन है, जो कि CSR के तहत प्रायोजित करवाया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञान भवन में क्लासरूम्स, प्रबंध अध्ययन संकाय में सेमिनार हॉल एवं आधुनिक प्रसाधन सुविधाएं, शिक्षा संकाय में भवन, विधि एक्सटेंशन भवन इत्यादि निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त एक इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर बिल्डिंग भी का भविष्य में शीघ्र प्लान है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, कर्मचारी अथवा जन प्रतिनिधि शासकीय या परीक्षा के उद्देश्य से जयपुर आते जाते रहते हैं एवं उन्हें रहने की समस्या का आभास करते हुए कुलपति महोदय ने एक 50 कमरों का गेस्ट हाउस जयपुर में शीघ्र बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करवा दी है। विश्वविद्यालय इस बात पर गर्व कर सकता है कि वह अपने अधिकांश कार्यों जैसे शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान एवं प्रशासन आदि के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रमुखता से कर रहा है। सभी संघटक महाविद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कंप्यूटर लैब स्थापित है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट दैनिक आधार पर अपडेट की जाती है। विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित रूप से समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट युक्त रोबोट भी शीघ्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा। विद्यार्थियों को के रेडी रेफरेंस के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे तकरीबन 4000 ई कंटेंट्स जो पाठ्यक्रमों से संबंधित है को भी अपलोड किया जा चुका है। इस कोविड काल में यह विश्वविद्यालय ऑनलाइन टीचिंग की पहल करने में अग्रणी था। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एक केंद्रीय पुस्तकालय है जिसमें लगभग 3 लाख पुस्तकें हैं। यहाँ ई लाइब्रेरी भी स्थापित है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन डेटाबेस भी उपलब्ध हैं जिसका शोधार्थी भरपूर उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी महाविद्यालयों में भी लाइब्रेरी स्थापित है। खेल और योगा के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय पीछे नहीं है। विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड के पास विभिन्न प्रकार के खेल उपकरण एवं क्रिकेट मैदान, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, बास्केटबॉल कोर्ट इत्यादि भी है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने गत वर्ष फरवरी के महीने में फतेह सागर झील में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कैनोइंग एवं कयाकिंग की मेजबानी भी की थी। इसके अतिरिक्त यहाँ के विद्यार्थियों ने सदैव बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। इसी का योग केंद्र न सिर्फ पाठ्यक्रमों से विद्यार्थियों को योग शिक्षा देता है वरन सोशल मीडिया पर लाइव कार्यक्रमों के द्वारा जन सामान्य में योग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी पैदा करता है। अतिथियों से ये मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की एक लंबी लिस्ट है जिसे शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है, पर मैं खास तौर से मेरा ये मानना है कि गत 9 महीनों में विश्वविद्यालय ने जो रफ्तार पकड़ी है, अगर वो रफ्तार रही तो आने वाले समय में यह विश्वविद्यालय प्रदेश का ही नहीं, संपूर्ण देश का ही नहीं वरन विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी। आपने विश्वविद्यालय
कुंजन जी अब आ रही है, आप आवाज आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही सर? सर म्यूट हो गए थे। हाँ, अभी आ रही है आवाज? यस सर। अभी आ रही है आवाज सर? आ रही सर, आ रही। यस सर, आवाज आ रही है सर। Yes, sir. देखिए, हम लोग जिस पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं उसमें हम लोग तकनीक पे पूरी तरह से आश्रित हैं। सारा काम ऑनलाइन हो रहा है और हम लोग पिछले 1 बरस में ऑनलाइन काम करना सीख गए हैं। कुछ कुछ व्यवधान आते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ उस व्यवधान के लिए। मैं कह रहा था कि भारत में अक्सर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चर्चाएं होती रहती है और 3 मई को मनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता पर बातचीत होती है। आज प्रेस दुनिया भर में खबरें पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम बना है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ इसको जोड़ के रखा गया है और वही प्रेस की आजादी को सुनिश्चित भी करता है। विश्व भर में प्रेस की आजादी को सम्मान दिया जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया, जिसे आज हम लोग सब मनाते हैं। यूनेस्को हर साल इस दिन एक गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस अवार्ड है वो भी देता है, लेकिन बहुत आश्चर्य का विषय है कि आज तक 1997 के बाद से अब तक भारत को कोई पुरस्कार ये नहीं मिल पाया। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम लोग पत्रकारिता में विचार को तरजीह देते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में तथ्य को तरजीह दी जाती है। तो मुझे ऐसी आशा है कि भविष्य में हम जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, आगे हम विचार से तथ्य की ओर भी बढ़ेंगे। हमारे साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक डॉक्टर दीपक आचार्य जुड़े हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दीपक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आप सुन पा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। आप चूंकि बहुत वर्षों से जर्नलिज्म कर रहे हैं और सूचना जनसंपर्क विभाग में आप सीमावर्ती इलाकों में काम कर रहे हैं, जैसलमेर बाड़मेर की साइड में जहां पाकिस्तान का क्षेत्र लगता है, वहां पर चूंकि मीडिया की पहुंच तो है, लेकिन क्या वहां पर कोविड को मैनेजमेंट को लेकर, वैक्सीनेशन के मैनेजमेंट को लेकर, अवेयरनेस को लेकर क्या किस तरह का कामकाज हुआ है? आपने वहां रहते हुए किस रूप को देखा है? उस रूप में मैं आपके विचारों को जानना चाहूंगा। तो कैमरा सब थोड़ा टेढ़ा है, तो थोड़ा ठीक करेंगे कैमरे को तो चेहरा आ जाएगा। हाँ, अब ठीक है, ठीक है जी। कुंजन जी, धन्यवाद। सुखाड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस ऑनलाइन विमर्श कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए आप सभी अतिथियों और संभागियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि आप सबसे जुड़ने का मौका मिला और आप सभी को फिर से पुनः पुनः बधाई। और इस आयोजन के लिए माननीय कुलपति महोदय का जितना आभार व्यक्त किया जाए वो बहुत कम है, क्योंकि उनके कार्यकाल में कई नवाचार हुए हैं, कई आयोजन हुए हैं और कई रचनात्मक गतिविधियों ने इस विश्वविद्यालय को देश और विदेश में एक नई पहचान दी है। इसलिए माननीय कुलपति महोदय का हार्दिक आभार। मौजूदा जो दौर चल रहा है वो दौर है बड़ी विषमताओं का, भयावह स्थितियां हैं, मानवीय संवेदनाओं का दौर है। और ऐसे में मीडिया को जो भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका मीडिया अच्छी तरह निभाने में आगे बढ़ रहा है। ये एक सुकून की बात है और शुभ संकेत है। इस मौजूदा हालात में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कोरोना महामारी और टीकाकरण जैसे जो काम हो रहे हैं, और इन अवसरों पे सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो जितना ज्यादा फास्ट होगा, त्वरित होगा, वो आज की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वेब मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या और कोई मीडिया हो। तो वर्तमान में अपन देखें तो सभी प्रकार का मीडिया किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा रहा है। इसमें मीडिया का आज रोल ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है कि जिन हालातों में हम जी रहे हैं उसमें हर कोई जानना चाहता है कि ताज़ा तरीन स्थितियाँ क्या हैं और ताज़ा तरीन स्थिति क्या है, उसके लिए मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है। फिर दूसरा, जो लोग इससे इफेक्टेड लोग हैं, कोरोना से इफेक्टेड लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनके लिए जो प्रबंध हैं, जो पाबंदियां हैं, वो वास्तव में क्या हैं, क्या उपयोग में लाना चाहिए, क्या पाबंदियां हैं, कहाँ उन्हें लाभ मिलेगा, कहाँ उनका इलाज होगा, कहाँ सूचनाएं दर्ज कराएं, कहाँ आवागमन के लिए परमिशन लें। और इस तरह से वो चाहते हैं कि प्रबंधों की जानकारी हो। प्रबंधों की जानकारी कागजों के माध्यम से नहीं दी जा सकती, क्योंकि आज एक एक मिनट में इतना परिवर्तन हो रहा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता।
तो जितना परिवर्तन हुआ है उस हिसाब से मीडिया ही एकमात्र सशक्त माध्यम है जिससे आम जनता को जानकारी मिल सकती है। तीसरा, एक स्थिति और आजकल ज्यादा बढ़ गई कि विभिन्न प्रकार के मीडिया में, खासकर सोशल मीडिया में, कई सारे डॉक्टर उगाए और कई सारे आयुर्वेदाचार्य आ गए। कई सारे लोग वो आ गए कि भाई ये करो इससे कोरोना चला जाएगा, ये करो ये करो। कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में मीडिया ने प्रामाणिक जानकारी जुटाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने विभिन्न अवसरों पे इस प्रकार की क्लिपिंग्स को दिखाया और क्या उसकी वास्तविकता है उसके बारे में जनता को बताया। और तीसरा ये था कि चिकित्सा का जो मौका है, जो आज जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो है चिकित्सा विभाग के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, उन लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, मोटिवेशन के लिए भी मीडिया ने अच्छा काम किया। और लक्ष्य समूह तक जानकारी सीधे कैसे पहुंचाए चंद मिनटों में, इस दिशा में मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा है। और अभी देखा जा रहा है कि मीडिया, पहले तो यह था कि सरकारी क्षेत्र में भी अगर कोई कवरेज कराना होता था तो मीडिया तक अप्रोच की जाती थी, उनसे अनुरोध किया जाता था कि भाई ये करो, आप सहयोग करें। लेकिन अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब मीडिया इतना जागरूक हो गया है, इतना खुद करने लग गया है कि वो खुद आतुर रहता है कि कौन सी खबर है। हम सरकारी क्षेत्र में भी काम करते हैं तो सरकार या प्रशासन जो भी काम करता है तो पहले उनके फोन आते हैं कि साहब क्या चल रहा है बताएं, हम लेटेस्ट खबर क्या है, अपडेट क्या है। तो ये अच्छी बात है कि वो हमसे ज्यादा मीडिया के लोग एक्टिव हैं और वो अपडेट के लिए ज्यादा सतर्क हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। वर्तमान में जो देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस इसलिए है कि सोशल मीडिया की पहुंच गांवों, ढाणियों, शहरों, कस्बों और महानगरों में सीधे उस आदमी तक है कि जो आदमी मोबाइल चलाना जानता है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा कर सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो सोशल मीडिया के थ्रू कई सारी जानकारियां चंद मिनटों में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। यह ठीक है कि इसमें, इस दौर में कई सारी कमियां भी होती हैं, कई चीजें ऐसी भी चली जाती हैं जो औचित्य नहीं होता। लेकिन विवेकहीन लोग जो होते हैं उनको छोड़ दें तो जो विवेकवान और ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो सूचनाओं के तथ्य को और कथ्य को समझते हैं, उन तक सही जानकारी मिल जाती है। इसलिए यह देखा जाए कि ये सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। मैं जिस इलाके में काम करता हूँ वो जैसलमेर जिला है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल जिला है और रेत का समंदर है। आप ये समझ सकते हैं कि हजारों वर्ग किलोमीटर में जो क्षेत्र फैला है, जहाँ रेत का समंदर है और भीषण गर्मी, अभी 50 से 60 डिग्री तापमान हो, वहां पर कैसे काम करना किसी ऐसे व्यक्ति का जो गांव में जाकर यह बताए कि भाई कोरोना महामारी क्या है, टीकाकरण क्यों कराना चाहिए, यह तो उनका आभार मानना चाहिए फ्रंटलाइन वर्कर का, चिकित्सा कर्मियों का, जो कि घर घर पहुंचकर जागरूकता का अभियान चला रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को। और वहाँ जैसलमेर जिले में तो जो दूर दराज के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहाँ रेत का पूरा इतना सागर ही फैला हुआ है, वहाँ ऊंटों के माध्यम से भी जागरूकता की गतिविधियां चलाई जाती रही हैं। और यह भी अच्छी बात है कि बीएसएफ, बॉर्डर सुरक्षा जो करती है, उसके द्वारा भी कोरोना महामारी और टीकाकरण के प्रति जागरूकता में सहयोग दिया जा रहा है। एक यह देखा जाए कि उस इलाके पश्चिमी राजस्थान में हजारों की संख्या में कलाकार हैं, जिनमें मांगणियर कलाकार हैं, जो देश और विदेश में बहुत फेमस हैं। इन दिनों कोरोना महामारी के कारण से वो सारे कलाकार अपने इलाकों में हैं, अधिकांश कलाकार, और उनके लिए रोजी रोटी का भी थोड़ा संकट जैसा माहौल है। फिर भी इस हालात में भी जो कलाकार हैं, मांगड़ियान कलाकार, वो कोरोना पर गीत बना रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग्स बना रहे हैं और वो मीडिया में दे रहे हैं। और मीडिया भी इन कलाकारों के माध्यम से छोटी छोटी क्लिपिंग्स, वीडियो और बहुत सारी चीजें बना के और परोस रहा है। तो इससे ये एक पूरा ऐसा माहौल बन गया है कि कोरोना कोई सरकार का अभियान नहीं है, वो पब्लिक का अपना अभियान है और पब्लिक खुद अवेयर है इससे बचने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमने भी, हमारे विभाग के तौर पे भी, जनसंपर्क विभाग भी इस दिशा में बहुत ज्यादा सक्रिय है।
और पिछले 1.5 साल में जनसंपर्क विभाग ने जो कुछ किया है वह पूरी दुनिया के इतिहास में पहला होगा कि इन्होंने प्रचार के माध्यम से कई सारे माध्यमों का उपयोग किया है। डीपीआर ने कोई ऐसा माध्यम नहीं रख छोड़ा है कि जिसके माध्यम से प्रचार संभव न हो। हर माध्यम को, और यह भी अच्छी है कि राजस्थान के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और जो लोग जुड़े हुए हैं वो सारे इस अभियान को अपना अभियान मान के जुड़े हुए हैं और इस तरह से ये अभियान जन अभियान बना हुआ है। और वर्तमान में जब जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है तो सभी लोग इस कोरोना महामारी में भयावह संकट के दौर को समझ चुके हैं। और लेकिन मीडिया की जो भूमिका है वो लगातार अब और बढ़ने वाली है, बढ़ती जा रही है। जैसलमेर जिले ने परंपरागत मीडिया के क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया। वहां के जिला कलेक्टर श्री आशीष मोदी हैं, उन्होंने देखा कि गाँव में कला के माध्यम से किस तरह से कोरोना के बारे में जन जागृति पैदा की जाए। तो उन्होंने यह सर्वे कराया कि जैसलमेर जिले में कितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं हर विभाग में जो किसी न किसी कला में, साहित्य में, संस्कृति में माहिर हैं या अनुभवी हैं या नवोदित हैं। उन सबको सर्वे के माध्यम से ब्लॉक वार उन्होंने एक ग्रुप बनाया और अब ये प्रयास चल रहा है कि कोरोना का जो जागरूकता है और टीकाकरण है उनमें सरकारी जो क्षेत्र है उनके कलाकारों के ग्रुप्स वो सीधे गांव के लोगों तक पहुंचेंगे, अपने अपने गांव के लोगों तक, और उनको बताएंगे कि किस तरह से बचना है, उनको मास्क पहनना है, दूरी रखनी है और वो जो सारी प्रोटोकॉल है उनका पालन कैसे करना है। अभी मीडिया का एक और रोल अच्छा सामने आया। आप किसी को कोई बात कहें तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति उन अनुभवों के दौर से गुजर चुका है और वो व्यक्ति अगर अपने बात बताए, जनता को बताए कि भाई मैं बीमार हो गया था, मुझे इतना इलाज मिला और इतना सहयोग मिला और आज मैं ठीक हुआ हूँ और मैं कभी घबराया नहीं। जब मैं घबराया तो कोरोना के वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत संबल दिया और आज मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ। हमारे इलाके में मीडिया ने ऐसी कम से कम 50 स्टोरियां जारी की और इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि जो लोग कोरोना से पीड़ित होते थे वो घबरा जाते हैं, अरे राम क्या होगा, लोगों को भय हो जाता, मृत्यु का भय तक भी उनको सताता है। लेकिन जब वो सुनते हैं इनके किस्से और सक्सेस स्टोरीज तो उनका मनोबल बढ़ता है। इवन जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है कि चलो कुछ करें, अच्छा करके दिखाएं। तो आज जो भी स्थितियां बढ़ रही हैं, मीडिया की भूमिकाएं लगातार दिनों दिन बढ़ती ही जाएंगी। एक और अभी जो टीकाकरण का दौर चल रहा है तो कई लोग टीके नहीं लगवाते या कई लोग देर से लगवाते हैं, तो उनको टीकाकरण, मैक्सिमम टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए कई सारे मीडिया के बंधुओं ने ये किया कि जो टीके लगवा चुके थे, समाज और जीवन के प्रतिष्ठित लोग थे, उन लोगों से विचार लिए उनके और उनको पब्लिसाइज किया और बताया कि भाई हमने भी टीका लगवाया, आप भी क्यों नहीं लगवाओ। तो उसके प्रेरणा प्राप्त करके बहुत सारे लोग थे जिन्होंने टीके लगवा दिए। आज जो मीडिया है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तक ही सीमित नहीं है, अब उसका असीमित दायरा हो चला है। वेब मीडिया है, सोशल मीडिया है, और इन मीडिया ने जो स्वरूप है वो जनसंचार को इतना अधिक व्यापक बना दिया है, क्षितिज पसरा दिया है कि हर क्षेत्र में आप कोई गांव देखें, कस्बा देखें या सीमावर्ती इलाका देखें, जिस आदमी के पास में मोबाइल है वो व्हाट्सएप चलाता है और व्हाट्सएप के इतने ग्रुप बने हुए हैं, न्यूज ग्रुप्स, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक न्यूज ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप पर कि जिनके माध्यम से सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान, हजारों लाखों सूचनाएं एक से दूसरे तक पहुंच रही हैं। तो ये कहा जाए कि आजकल हर आदमी सिटीजन जर्नलिस्ट की भूमिका में और भागीदारी निभा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मीडिया का जो आयाम है वो अब सिमटा हुआ नहीं है और आगे बढ़ रहा है। मैं इस मौके पर पुनः शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, और पुनः पुनः आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक आचार्य जी। आपने सीमावर्ती इलाकों जैसलमेर, बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाका जो है उधर किस रूप में टीकाकरण और कोविड अवेयरनेस की बात कर रहा है मीडिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब चूंकि न्यू मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पे सर्वाधिक अवेयरनेस की बात कही जाती है, और साथ ही सिटीजन जर्नलिज्म की आपने बहुत अच्छी बात कही। ये एक बहुत अच्छा दौर है जब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति रिकॉर्ड कर पा रहा है, लाइव कर पा रहा है, तो एक सिटीजन जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा फलक हमारे सामने निखर कर सामने आया है।
आपका बहुत बहुत आभार आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज कुछ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं जिनको हमने बहुत आग्रह के साथ इस चर्चा में शामिल किया है। शरद कुमार आज तक के संपादक हैं और पत्रकारिता जगत का एक बड़ा नाम है। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं। राजस्थान में वर्षों से टेलीविजन पत्रकारिता को एक नया आयाम देने वाले शरद कुमार अपनी कई सारी बेहतरीन स्टोरीज के जरिए उन्होंने देश भर में राजस्थान को मुखर और प्रासंगिक बनाया। आज कोविड के दौर में भी वो एक वॉरियर की तरह लगातार फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी पत्रकार हमारे साथ आज जुड़े हैं। आज तक के संपादक शरद कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं और उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस विषय पर अपनी बात को रखें। सर आपका माइक म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। शरद जी का माइक शरद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा सर, म्यूट है सर आपका माइक। मेरा नहीं सर का शरद जी का शरद जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करके फिर सर आपका जो एप्लीकेशन है सर, उस एप्लीकेशन में माइक का ऑप्शन होगा सर, वहां उससे आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, उसे क्लिक करना पड़ेगा। मोबाइल के अंदर सर नीचे आइकन होगा सर। ये आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। माफी चाहता हूं मैं। सबसे पहले आचार्य जी को धन्यवाद जिन्होंने कोरोना काल में इस तरह की पहल की है। और जैसा कि जनसंपर्क अधिकारी महोदय बता रहे थे और काफी अच्छा लगा उनका सुनना कि किस तरह से कोरोना काल में जनसंपर्क विभाग की भूमिका रही है और मीडिया की भूमिका रही है। आचार्य जी, कई दिनों से हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि किस तरह की पत्रकारिता की जाए। देखिए, ये बात तो सच है जो जनसंपर्क अधिकारी बता रहे थे। कोरोना में मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जितनी हम स्टोरी दिखा रहे हैं, सक्सेस स्टोरी दिखा रहे हैं, उसमें 24 साल का लड़का अपने पैरों पर खड़ा होकर अस्पताल पहुंचता है, वो हिम्मत हार जाता है और दम तोड़ देता है। 102 साल का बुजुर्ग हिम्मत रख लेता है, वो निकल जाता है। हमारे एक मित्र थे, उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दिल्ली के कैलाश अस्पताल में और वो रिकवर कर रहे थे। अच्छा, पास के 3 बेड पर आईसीयू में एक ही साथ चल बसे और वो देखकर उनका हार्ट फेल कर गया। तो ये दिखाता है कि जो बता रहे थे हमारे जनसंपर्क अधिकारी की किस तरह से हिम्मत रखने वाली ये बीमारी है। सारा खेल इसमें साहस का है। दवा से ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो साहस का हो गया है इस बीमारी में। और यही मैं कई जगह देख रहा हूँ। जैसे हमारे एक रिलेटिव हैं, अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। जैसे ही आईसीयू में भर्ती है, कोई वहां से मौत होती है, अचानक से उनका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, पल्स गिर जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे लिए, मीडिया के लिए, कि हम किस तरह से सक्रिय भूमिका निभाएं, सक्सेस स्टोरीज को जितना हो सके हम लोगों के सामने रखें। लेकिन साथ साथ एक और चर्चा चल रही है, क्या इस सक्सेस स्टोरी के पीछे सरकारों की नाकामियां हम छुपा दें? क्या जिस तरह से देश को शमशान में तब्दील कर दिया गया है, वो कहानियां जनता के सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आज ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक एक बेड की तलाश में एक व्यक्ति अस्पताल दर अस्पताल भटकता है। नेता हमारे चुनाव में व्यस्त थे,
वो समझे नहीं कि हमारे पास ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है, टैंकर की जरूरत हो सकती है, ऑक्सीजन लाने के लिए दवा की जरूरत हो सकती है। हम विदेश भेज रहे थे, राज्य एक दूसरे से राज्य में भेज रहे थे, राज्य के लोग विधानसभा चुनाव में लगे हुए थे, केंद्र के लोग विधानसभा चुनाव में दूसरे राज्यों में लगे हुए थे। अब सवाल उठता है कि भूमिका हमारी दोनों तरफ की होनी चाहिए, एक समाज को बताने की कि किस तरह से हम कोरोना से लड़ें। जैसा कि हम बहुत सारी स्टोरी करते हैं, सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर का हम दिखाए थे कि घर पे ऑक्सीजन कम हो तो क्या व्यवस्था करें। बहुत सारे डॉक्टरों का दिन भर इंटरव्यू दिखाते रहते हैं कि आप बुखार आता है तो कैसे काम करें, इसके बाद कितने दिन बाद सीटी स्कैन कराएं। ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, ये आरटीपीसीआर टेस्ट में आ ही नहीं रहा है। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि निगेटिव आ रहे हैं और 3 दिन के अंदर लंग्स खराब हो रहा है। तो ये लोगों में हम अवेयरनेस फैलाएं कि आप ये आरटीपीसीआर टेस्ट पर मत रहिए, ये 60% सही हो पा रहा है, 40% गलत होने लगा, इसलिए आप सीटी स्कैन कराइए। सीटी स्कैन में भी कई जगह अब हमारे सामने कई मामले आ गए कि 3 जगह उन्होंने कराया और तीनों जगह अलग अलग परिणाम आए। तो ये सब भी जनता के बीच रखने की बात होती है कि आप अगर सीटी स्कैन आपका सही आ रहा है और तबीयत खराब होती जा रही है तो आप सीटी स्कैन को लेकर बैठे मत रहिए, आप दोबारा ट्राई कीजिए, क्योंकि एक भी जिंदगी बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम विलंब से इसीलिए इस प्रोग्राम में आए कि हम एक पत्रकार के अलावा हम इस भूमिका में हैं कि हम 1-2 घंटा ही रात में सो पाते हैं, अभी बड़ी मुश्किल से सो पाते हैं, इतने सारे फोन आते हैं, इतने सारे सार्वजनिक जीवन में रहने की वजह से हर किसी को मदद चाहिए, और ऐसे मौके पर हम कोशिश करते हैं कि जितने लोगों की मदद हो सके करें। मीडिया के अलावा हमारी एक भूमिका जो है इस कोरोना काल में एक दूसरे तरह की हो गई है। मीडिया में रहने की वजह से ये दोहरी भूमिका है, तो उसको में भी निभाना पड़ता है कि कोई हमसे निराश न हो, और दूसरी तरफ हमें सरकार को बताना पड़ता है कि देखिए क्या हो रहा है। जैसा कि जनसंपर्क अधिकारी महोदय बता रहे थे कि अब मीडिया का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। अब जैसे सवाई मानसिंह अस्पताल में एक भाई अपनी बहन को लेकर आया था और वहां पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, वो दम तोड़ दिया। वो वीडियो वहां पर खड़े किसी व्यक्ति ने बनाया और वो वायरल हो गया और सरकार तक पहुंचा। सरकार ने कहा कि गेट बंद नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को अंदर लाना ही होगा और बीमार है तो देखिए यही वो बता रहे थे कि मीडिया की भूमिका अब सिर्फ मीडिया कर्मी नहीं, आम व्यक्ति भी मीडिया कर्मी हो गया है। इस तरह की वीडियो बना के डाल देता है और सरकार को फोर्स करता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, इसे ठीक करें। अब सवाल उठाए जाने भी जरूरी है। देखिए इसमें होता क्या है कि हम पार्टियों के स्तर पर इस तरह से बंध गए हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान के लोग इतने भावुक हैं कि आज भी सिनेमा हॉल में जाते हैं और हीरो हीरोइन की पति पत्नी मां मरती है तो हम रो लेते हैं, और इसकी भावुकता का फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती रहती हैं। ये मौका होता है जो कि हम विवेचना करें, लेकिन आज भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग खांचे में बटे हुए हैं, मौतों पर भी लोग बटे हुए हैं कि उस राज्य का देख लो क्या स्थिति है, हमारी तो ठीक है, केंद्र ने मरवा दिया, राज्य सरकार तो काम कर रही है। मुझे लगता है कि इन सारे सारे बड़े मौके पर हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम किस तरह से रिपोर्टिंग करें। हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि कोई पैनिक नहीं हो। पैनिक नहीं हो कि हम बार बार कह नहीं सकते कि देखिए अमुक अस्पताल में ऑक्सीजन कमी है। तो होता क्या है कि वहां अगर अस्पताल में कोई भर्ती है तो वहां के मरीज जो है घबरा जाते हैं। कम से कम राजस्थान में हमने ये परंपरा डाल रखी है कि किसी भी अस्पताल में कोई कमी होगी तो इसको हम स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य अधिकारी तक पहुंचाएंगे, मीडिया में हो हल्ला नहीं मचाएंगे, ताकि लोगों में एक डर न फैले, घबराहट न फैले। लोगों की बहुत सारी मौतें घबराहट और मौत से हो जाती है। यहां तक तो हम सक्रिय भूमिका में रहते हैं। सक्सेस स्टोरी में चाहता हूं, बाकी लोगों से भी अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम दिखाएं। हम लगातार सीरीज चला रहे हैं कि कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, कोरोना को कैसे मात दे रहे हैं। जहां तक वो बता रहे थे कि किस किस तरह से हम लोग जन जागरण फैला रहे हैं, इसमें बहुत बेहद अफसोस होता है मुझे। मैं देखता हूं घर के आसपास की सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, जगा हुआ आदमी कैसे जागेगा ये मुझे समझ में नहीं आता। अब पार्क में अच्छे खासे लोग कुत्ता लेकर टहलने निकलते हैं, सरकार बार बार कह रही है कर्फ्यू का माहौल है। जन जागरण तो हम उसके लिए चला सकते हैं जो अनजान है इस बीमारी से, वहां पर हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
लेकिन जो लोग सुबह शाम टीवी पर देख रहे हैं कि इतना खराब माहौल है, लगातार हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से अपील कर रहे हैं कि यह मौका है कि आप लोग कर्फ्यू का सम्मान करें, सरकार आपके लिए पाबंदियां लगाई है। उसके बावजूद पढ़े लिखे लोगों का जिस तरह से शहर में देखा जा रहा है कि पुलिस ना हो तो हम माने ही नहीं। तो हम एक अनुशासित देश की तरह भी हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम सारी जिम्मेदारियां सरकार पर डाल दे रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है, बेड नहीं है, लेकिन ये किसकी वजह से है? सरकार तो एक दूसरे के घर में जाकर कोरोना फैला नहीं रही है, हमारी लापरवाहियों की वजह से कोरोना फैल रहा है। क्या हम 15-20 दिनों तक घर में नहीं रह सकते? मीडिया की ये भूमिका भी होनी चाहिए। मैं लगातार अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आप अधिकारियों के साथ मीटिंग में क्यों व्यस्त हैं, जनता सड़कों पर क्यों घूम रही है, तो ये आलोचना नहीं करता हूं। मेरे कहने का मतलब होता है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था सुधारनी चाहिए। हमारे संविधान में जो दंडात्मक व्यवस्था की गई है, इसी दिन रात के लिए की गई है कि अगर व्यवस्था सुधरती नहीं है तो पुलिस इस व्यवस्था को सुधारे। और कोरोना के पहले काल के दौरान ज्यादा सख्ती में देखता था, बजाय कि इस बार जबकि संक्रमण ज्यादा है। अब देखिए, जयपुर में 4,500 मामला सामने आने लगे, जबकि राज्य सरकार ने कर्फ्यू काफी पहले लगा दिया है। इसका मतलब राज्य सरकार का दोष नहीं है, दोष हमारी है और वैसे लोगों की है जो ज्यादा जागृत हैं, जो ज्यादा, जिनको सब कुछ पता है, वैसे लोगों का दोष ज्यादा है। जब तक घर में कोरोना हो नहीं रहा है, जब तक रिश्तेदारों में कोरोना हो नहीं रहा है, उसके भयावहता को लोग समझ नहीं रहे हैं, तब तक वो हालात को समझ नहीं रहे हैं। ये हमें बेहद अफसोसजनक लगता है आचार्य जी। और इसीलिए मीडिया की भूमिका यहाँ होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सरकार को बताएं आलोचनात्मक रूप से कि देखिए हमारा ये सिस्टम यहाँ फेल हो रहा है, इस तरह से यहाँ भीड़ लग रही है। साथ ही साथ जनता को भी बताएं कि आप इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं कि सरकारी मशीनरी पर इतना भार पड़ रहा है कि हमारी सरकारें इस बोझ को उठा नहीं पा रही है, और फिर हम सरकार को गालियां देते हैं कि संसाधन नहीं है। तो हमारी भूमिका जन जागरण से ज्यादा अब मुझे लगता है कि शहरी इलाकों में दंडात्मक प्रावधान किस तरह से किए जाएं, इस पर होनी चाहिए, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं, और मान नहीं रहे हैं इसी वजह से संक्रमण फैल रहा है। तो पहला तो ये हो गया कि हम ज्यादा से ज्यादा सक्सेस स्टोरी को दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के डर को मन से भगाएं, क्योंकि जीत का यही मंत्र है। कोई दवा काम नहीं कर रही है, इसमें सबको कोरोना का प्रोटोकॉल सेट है। छोटे शहर से लेके बड़े शहर के अस्पतालों तक कोरोना का प्रोटोकॉल सेट है। उसमें कोई डॉक्टर कोई बड़ा काम नहीं करने जा रहा है, वही दवाएं हैं, उसी तरह उसी को देने का तरीका है। उसी में कोई निकल जा रहा है, कोई फंस जा रहा है। फंस जा रहा है इसलिए क्यों, घबरा जा रहा है। तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि अपनी सक्सेस स्टोरी तो मीडिया वाले करें ही, दूसरा कहीं भी हमें दिखाई देता है तो उसको भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी शेयर करते रहें, और खास करके उन परिजनों तक पहुंचाएं जो अपने पेशेंट को ये पढ़ा सकें कि किस तरह से वो जीत के निकल सकते हैं। दूसरा, हमारी भूमिका होनी चाहिए कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हम प्रखर आलोचनात्मक भूमिका निभाएं कि क्या कमी है, क्योंकि हम आंख नाक कान हैं सरकार के। अधिकारी बैठते हैं सरकार के साथ, वो पूरी तस्वीर दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नौकरी करनी है, जिम्मेदारी आखिर उन्हीं पर आती है, डांट उन्हें ही पड़ेगी, तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा देते हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम जनता के प्रति जवाबदेही तय करते हुए सरकार को जवाबदेह बनाए। और तीसरी बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं वो ठीक से किस तरह से लागू हो सके, उसके लिए जनजागरण भी करें, और दंडात्मक प्रावधान किस तरह से किए जा सके उसको भी हम ठीक से कैसे लागू हो ये दिखाएं। तो ये कोरोना काल में जो ये भूमिका हमारी मीडिया की है, ये काफी महत्वपूर्ण है आचार्य जी। मैं यही कहना चाहूंगा, सड़कों पर देखा है और जो देख रहे हैं वो हम जनता तक बताना चाह रहे थे कि ये हमारे रोज का काम हो गया। अब RUHS में आज ही गेट बंद पड़ा हुआ है और गाड़ी वहां पर यमराज है, वही तय कर रहा है कि तुम अंदर जाओगे या नहीं जाओगे, और लोग वहां पर चीख रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां होती है, उसमें काफी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं, किससे जनता घबरा जाएगी, किससे सरकार पर असर पड़ेगा। लेकिन ये है कि इस कोरोना काल में मीडिया की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर सारे चैनलों में एक मंथन चल रहा है, और लोग नए नए विचार आते रहते हैं, हमारे एडिटर बताते रहते हैं कि हम किस तरह से रिपोर्टिंग करें। तो ये जो आपने परिचर्चा रखी है, ये वाकई में काफी मौजूद है, और सारे मीडिया हाउस में
इस कोरोना काल में इस पर चर्चा शुरू है कि हमारी पत्रकारिता का लाइन क्या हो। जी आचार्य जी। बहुत आपने सार्थक बात कही शरद जी कि हमें सक्सेस स्टोरी सर्वाधिक दिखानी चाहिए ताकि लोगों के मन से भय निकले। वाकई सही बात है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं वो निराशा का माहौल क्रिएट कर रहा है बराबर। और ऐसे में हम ये दिखाएं कि जितने संक्रमित हो रहे हैं उससे 4 गुना ठीक भी हो रहे हैं, तो ये थोड़ा इससे मैसेज ठीक जाएगा, क्योंकि थोड़ा भय बहुत हो गया है। इस भय को ठीक करना बहुत जरूरी है। हम लोग कोशिश करेंगे, एक बार नारायण बारेट जी हमारे साथ हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनको भी सुन लेते हैं। और अगर माननीय कुलपति महोदय अगर आज्ञा देंगे तो हम लोग हमारे बच्चे साथ में अगर कुछ सवाल जवाब करना चाहें तो भी कर लेंगे। तो मैं शरद जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत थॉट प्रोवोकिंग बात कही, बहुत जबरदस्त बात कही कि हम लोग मीडिया में रहते हुए किस तरह से अवेयरनेस का और जनता को जागरूक करने का काम कर सकते हैं सक्सेस स्टोरी दिखाकर। हमारे साथ नारायण बारेट जी हैं, राजस्थान सरकार के सूचना आयुक्त हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। नारायण जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी सर। मैं नारायण बारेट जी का पिछले 30 वर्षों से फैन हूं। जब आप BBC लंदन से राजस्थान की तमाम तस्वीर को दिखाया करते थे तब मैं रेडियो पे सुना करता था, और आज आप राजस्थान सरकार में सूचना आयुक्त हैं, लेकिन बीच में कुछ बरस आप हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे थे, मतलब एकेडमिक लाइन में भी रहे थे। उस दौरान आपसे बहुत ज्यादा चिंतन विमर्श का अवसर मिला था। आज जो स्थिति हमारे सामने है कोरोना काल में, और मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका है जिसको लेकर हम जनमानस तक एक सकारात्मक संदेश दे सकें, इसको लेकर क्या होना चाहिए एक पत्रकार के नाते और एक सरकारी प्रतिनिधि के नाते भी मैं चाहूंगा कि उस पक्ष को भी आप रखेंगे तो अच्छा होगा। मैं नारायण बारेट जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी बात करने। आप सभी का सादर अभिवादन। हम ऐसे मौके पे इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं जब तस्वीर काफी निराशाजनक और डरावनी है। इस तस्वीर को उभारने में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, और हमें ये भी जानना चाहिए कि मीडिया की शक्ति क्या है। जो लोग वंचित हैं, जो डिसएडवांटेज है, वो मीडिया को कैसे परिभाषित करते हैं। अमेरिका के अश्वेत नेता मैल्कम एक्स कहते हैं कि मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन अर्थ, यानी संसार में सबसे ताकतवर इकाई है तो मीडिया है। मीडिया एक नायक को खलनायक बना सकता है और खलनायक को नायक बना सकता है, यही उसकी ताकत है। और अंग्रेज कवि जिम मॉरिसन कहते हैं कि हूसोएवर कंट्रोल्स मीडिया कंट्रोल्स माइंड, अर्थात जो मीडिया को नियंत्रित करता है वही इंसान के मनोमस्तिष्क को, दिलो दिमाग को नियंत्रित करता है। इस नाते मीडिया की भूमिका रेखांकित होती है कि वो चीजों को अच्छा कर सकता है। आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं वो ये है कि लोगों को सांत्वना मिले, लोगों का मनोबल भी रहे, उनको दवा उपचार भी हो, और हिंदुस्तान दुनिया की महफिल में सर उठा के खड़ा भी हो सके। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के पहले क्या मीडिया ने अपनी भूमिका बखूबी अदा की है? क्या हमने उन मौके पे सवाल पूछे कि स्थिति न बने? जब मार्च में वैज्ञानिकों ने आगाह किया था कि दूसरी वेव आने वाली है, तो क्या हम अच्छा नहीं कर सकते थे? क्या मीडिया ने वो सुर्खियां बनाई? क्या सवाल पूछे? मैं समझता हूं कि उसमें हमारी चूक हुई है, और इसीलिए ये मंजर हमारे सामने बना है। आज जो स्थिति बनी है, अगर हम पहले थोड़े तैयार होते तो निसंदेह इस नुकसान की मात्रा कुछ कम की जा सकती थी। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था, हिंदुस्तान ने अपनी 6% आबादी खो दी, यानी तकरीबन 1,20,00,000 लोगों की जाने गई थी। तब हमारे पास 1-2 टेबलेट से ज्यादा कुछ नहीं थे, इतने सहूलियात नहीं थे, साधन नहीं थे। आज हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हम अगर ठीक से इनका प्रबंध कर ले तो अच्छा कुछ कर सकते हैं। और मीडिया में काफी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर कवरेज कर रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं। जहाँ अभाव है उनको रेखांकित कर रहे हैं, जहाँ सहूलियत नहीं है उनको मंजर आम पे रख रहे हैं। किसी की विपदा, किसी की पीड़ा को भी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि सरकार को आगाही हो और वहां साधन लगाए जा सके। अगर यकीन किया जाए तो एक दिल्ली के संगठन ने काम करके बताया है कि पिछले 1 साल में 100 पत्रकारों की जान गई है। उसमें से 50 पत्रकारों ने अप्रैल माह में अपनी जान का नजराना कोरोना की वजह से पेश किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया का एक हिस्सा जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो कितनी अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान हथेली में रख के रिपोर्टिंग कर रहा है। हिंदुस्तान के पास जो एक्सपर्ट हमें अभी आगाही कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब डॉक्टर थकने लगेंगे, जब कंपाउंडर और नर्सेज थकने लगेगी, तब हमारे सामने चुनौती और होगी। अगर हम अभी भी मुल्क को
इस भावना से मीडिया के जरिए अभिभूत करें, प्रेरित करें, उनमें जज्बात और जज्बा पैदा करें कि हम हाथ से हाथ मिला के, साथ ही हाथ बढ़ाना कह के एक दूसरे को संभाल सकें, तो शायद हम अच्छी तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं। बीच बीच में हम ये बातें भी सुनने में आती है कि साधनों का बंटवारा ठीक से नहीं हो रहा है। ये एक ऐसी त्रासदी है जो एक राष्ट्रीय विपत्ति नहीं है, ये मानवीय विपत्ति है। अगर इंसानियत बचेगी, अगर मानवता बचेगी, इंसान का वजूद रहेगा, तो संसार भी रहेगा। अभी सबसे बड़ा जो हमारे सामने चुनौती है वो इस वक्त में है इंसानियत को बचाने की। इसलिए मीडिया एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर सकता है जिसमें सारी सियासी पार्टियों के लोग एकजुट हों, इकट्ठे होकर के, और एक दूसरे पे भरोसा करते हुए इस चुनौती का मुकाबला करें। हमें वो भावना, वो जज्बा पैदा करने की आवश्यकता है जो 1947 में तिरंगे के परचम के मातहती में हम महात्मा गांधी की सरपरस्ती में पैदा किया था। उस तरह की भावना जब तक हम नहीं लाएंगे, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि अब जो मंजर हम देखते हैं तो हृदय रोता है, वेदना और विलाप के चेहरे देखते हैं। जब बिलखते माता पिता को देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, हर किसी को तकलीफ होती है। हम अगर अभी भी ठीक से कोशिश करें और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को शामिल करें तो अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब जब कोई राष्ट्रीय संकट भारत में आया है, हम भूल जाते हैं कि पक्ष विपक्ष कौन है, विचारधाराएं क्या है, रंग नस्ल चेहरे मोहरे क्या है। हम एक मानवता एकाकार होकर काम करती है। जब ये केरल की बाढ़ तो लोग अभी देख रहे हैं, जब केरल की वास्तव में बाढ़ आई थी आजादी के पहले, तो महात्मा गांधी ने टेलीग्राम करके अपने सेनानियों से कहा था कि हम सब एक होंगे। उन्होंने अपने अखबार में अपील प्रसारित की और उससे कुछ पैसे इकट्ठे हुए, पाई पाई करके पैसा जोड़ा गया। किसी बहन ने गहने दिए, किसी ने अपनी अंगूठी दी, किसी ने कोई अपनी और कीमती उपहार जीवन का दिया। उस तरह से इकट्ठा करके हमने किया। तो ये मीडिया कर सकता है। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा कि जब इतिहास लिखा जाएगा, मीडिया से सवाल जरूर पूछा जाएगा, जब मानवता करा रही थी आप अपनी भूमिका क्या निर्वाह कर रहे थे। हमने देखा लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से अधिक लोग सड़कों पे थे। ये गरीब, फटेहाल, फटी बिवाई के लोग, जिनके चेहरे पे ओज नहीं है, जिनके चेहरे पे लाली नहीं है, जिनके पैर की बिवाई फटी हुई है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे और मीडिया में उनको स्पेस नहीं मिला। मैंने किसी एक्सपर्ट के पैनल नहीं देखे टेलीविजन पे जो उनकी बदनसीबी पे बहस कर रहे हो। संसद में बताया गया कि 1 करोड़ 10 लाख लोग सड़कों पे थे। आप सोचिए कि भारत का वो हिस्सा जिसको हम भारत कहते हैं, उनके बारे में इंडिया को दुख तकलीफ होनी चाहिए थी। अब ये खतरा अगर हम उस समय रोक देते तो आज हमारे सामने ये नौबत नहीं आती। हम बहस कर रहे हैं कि मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए, लेकिन उतनी बहस आवाम के बीच में भी हो रही है। जब लोग जाते हैं, मीडिया के लोग, तो मीडिया से सवाल पूछते हैं कि आप क्या कर रहे थे इतने दिन तक, नाम लेके कहने लगे हैं ये हमारे लिए दुखद है। और कोई शायर के अंदाज में कहता है कि कोतवाल तेरी खामोशियां कुछ और कहती है, कोतवाली का हुलिया कुछ और कहता है, इन आंखों ने मंजर तो कुछ और देखा था, अखबार तेरी सुर्खियां कुछ और कहती है। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हर दिन 23 से 25 करोड़ अखबार पाठक के हाथ में जाते हैं। इसमें बड़ा हिस्सा 10-11 करोड़ हिंदी अखबारों का है, और हमारे पास 400 टेलीविजन भी है। इतनी ताकत लगा करके क्या हम शिक्षित नहीं कर सकते? आप शिक्षक हैं, एक शिक्षक के नाते हम मीडिया में सबसे पहला पाठ पढ़ाते हैं कि मीडिया के 3 काम है: टू इन्फॉर्म द सोसाइटी, टू एंटरटेन द सोसाइटी एंड टू एजुकेट द सोसाइटी। हमारा काम समाज को शिक्षित भी करना है। और जो पुलिट्जर का नाम सब मानते हैं, वो खुद पूछते हैं कि पत्रकार कौन है। वो प्रकाशक नहीं है, वो मुद्रक नहीं है, वो कोई व्यापारी और मैनेजर नहीं है। वो दरिया के पुल पे खड़ा हुआ निगहबान है, जो जहाज पे नजर रखता है, जो राज्य रूपी जहाज है उस पे निगाह रखता है। क्षितिज पे चाहे कितनी चमक हो, उसके बीच में भी वो कुहासे में दाग धब्बे ढूंढता है और समाज को आगाही करता है। वो कोई नौकरी पेशा नहीं है। वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि मेरे मालिक को नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या मेरी पगार क्या है। उसकी वफादारी तो आवाम के लिए है। अगर इस परिभाषा, इन शब्दों और अल्फाज के जरिए हम बात करेंगे तो हम आवाम की ज्यादा सेवा कर पाएंगे। दुनिया हमारे मीडिया की तरफ देख रही है, क्योंकि हम वो मीडिया हैं जो संसार से सबसे बड़ी जमहूरियत का मीडिया है। हम वो मीडिया हैं जिनको विरासत महात्मा गांधी से मिली है, जो एक पत्रकार थे। मदन मोहन मालवीय पत्रकार थे, मोतीलाल नेहरू पत्रकार थे, गोखले पत्रकार थे, तिलक पत्रकार थे, और तो और भगत सिंह जैसे पत्रकार थे जो कहते थे कि मेरी कलम मेरा मिजाज जानती है, मैं इश्क में लिखता हूं तो इनकलाब निकलता है। अगर हम उस भूमिका को ले आए हमारे बीच में,
अगर हम उस खुददारी को अपने बीच में ले आए और हम सवाल पूछने लगे तो व्यवस्थाएं ठीक होगी, अन्यथा चुनौती बहुत बहुत गहरी है। हम मास मीडिया हैं, हमें मास मीडिया रहना चाहिए, हमें क्लास मीडिया नहीं रहना चाहिए। हमें सत्य के साथ रहना चाहिए, लेकिन जैसा कि शरद जी कह रहे थे कि सत्य है, लेकिन कई बार हमें सोचना पड़ता है। गांधी हमारी सहायता करते हैं समझने में कि सत्य को प्रिय ढंग से कहना चाहिए। अगर हम सत्य भी कह रहे हैं तो उसको उसके प्रिय ढंग से कहना चाहिए। कई बार वो सत्य उद्घाटित करना मानवता के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो कई बार हम खामोशी भी धारण करते हैं। वो मानवता के लिए, वो इंसानियत के लिए है। तो अब वक्त है, बहुत सारी घंटियां, बहुत सारी सदा हमें फिजा में सुनाई देती है, जो हमें हमारे कर्तव्य के लिए, हमारे फर्ज के लिए जगाती है। और ये लड़ाई सिर्फ सरकार के सहारे नहीं ली जा सकती, अब समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि दो तरह की मूवमेंट, दो तरह की गतिविधियां इन दिनों दिखाई दी कि जो बड़े कस्बों में, बड़े शहरों में मजदूरी के लिए गए थे, जो बेबसी में जिन्होंने गांव छोड़ा था, आज बेबसी से उनका शहर छूट रहा है, वो वापस अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। एक वो लोग हैं जो मेट्रोज में रहते हैं, वो किसी और वजह से मेट्रो को छोड़ रहे हैं। कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, जो चार्टेड फ्लाइट लेके जा रहे हैं। एक तरह का भारत छोड़ो आंदोलन उनके बीच में चल रहा है, जबकि उनको यहाँ रह करके आवाम की मदद करनी चाहिए। हमको इतिहास पढ़ाता है कि उस जमाने के पूंजीपति जमनालाल बजाज, बिरला, ये गांधी की सानिध्य में, उनकी सरपरस्ती में समाज के लिए काम करते थे। तो गांधी कहते थे कि जो पैसा है, पूंजीपति है, वो तो ट्रस्टी है समाज के, उनके पास जो पैसा वो समाज का है। ये भावना पैदा करेंगे हमारे उद्योगपति, हमारे रिच लोग, हमारे पैसे वाले लोग, तभी अच्छा हो सकता है। और बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया में भी कर रहे हैं और आवाम में भी कर रहे हैं। जिनके पास छोटी छोटी पूंजी है, वो लोग भी मदद कर रहे हैं। आप सोचिए, एक घटना का मैं आपको मिसाल दूंगा। हरियाणा में कोई वैक्सीन चोर ले गया, और जब उसने हालात देखे, उसके दिल ने इसको गवारा नहीं किया, और दूसरे दिन 4 लाइन लिखकर छोड़ गया कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। जिस मुल्क में चोर का हृदय ऐसा हो, मुल्क खराब कैसे हो सकता है? ऐसे कितने कितने लोगों ने पाई पाई जोड़ करके अपनी खून पसीने की मेहनत से इस लड़ाई में मदद की है। हिंदुस्तान के बारे में जो सबसे अच्छी बात कहते हैं, जैसे एक कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि व्हाट एवर यू राइटली से अबाउट इंडिया दैट इज ट्रू, बट अपोजिट इज आल्सो ट्रू। जब आप कुछ ऐसी घटनाएं देखते हो कि खराब है, जो आपका दिल दुखाती है, लेकिन उसी समय आप ऐसे मंजर भी देखते हो जो आपके दिल को सुकून और अच्छाई देती है। तो दोनों बातें हैं। इसलिए जो अच्छी बातें हैं, जो नजीर बन सकती है, जो इस विपत्ति में हमारी सहायता कर सकती है, वो हम अखबार के सफ़े अव्वल पे जगह दें, हम स्क्रीन पे जगह दें और मोटिवेट करें, प्रेरित करें। क्योंकि मैं दोबारा पोलिटिजर को कोट करके कहूंगा कि उन्होंने कहा कि आपको चीजें कैसे कहनी है, कि संक्षेप में कहिए कि लोग उसको पढ़ सके, सार रूप में कहिए कि लोग उसकी तारीफ कर सके, इस रूप में चित्रमय ढंग से प्रस्तुत कीजिए कि लोग उसको याद रख सके। और इससे भी बड़ा इन शब्दों में प्रस्तुत कीजिए कि आपकी शब्दों की रोशनी से इंसानियत निर्देशित हो, गाइड हो सके, मोटिवेट हो सके। इसलिए इस वक्त हमें जरूरत है उस जज्बे, उस भावना की, उन विचारों की, जिसके जरिए हम मानवता को एकाकार कर सकते हैं और हाथ से हाथ बढ़ाते हैं। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की डेथ हो रही है, कहीं नर्स मर रहे हैं, कोई नर्सिंग ऑफिसर की डेथ हो रही है, कोई पुलिस का जवान मुस्तैदी से लड़ रहा है, वो अपना जान का नजराना पेश कर रहा है। तो सब लोग तैयार हैं, और मीडिया अगर संकल्प करेगा, उसमें अहद होगा, अगर उसमें इस बात के लिए वो मुत्तहद होगा, तो हम बहुत सारा अच्छा कर सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय नारायण बारड जी। आपने बहुत थॉट प्रोवोकिंग बातें कही कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इस संकट के दौर में हम लोग मास मीडिया बने, हम लोग क्लास मीडिया ना बने। बहुत अद्भुत बातें आपने कही हैं। हम इस पूरी समस्याओं को देखते हुए, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, मुझे लगता है कि हमें और इस दिशा में चिंतन करने की जरूरत है और कुछ नई चीजें निकालने की जरूरत है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, अगर हमारे साथ जो हमारे रिसर्चर्स हैं, विद्यार्थी हैं, अगर शरद जी से या नारायण बारड जी से कुछ सवाल जवाब करना चाहें, कोई जिज्ञासा रखना चाहें, तो संक्षिप्त में सवाल करें, अगर कोई करना चाहता है तो।
अगर कोई सवाल करना चाहता है अपना ऑडियो अनम्यूट करें और संक्षेप में सवाल करने किससे करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने आज पूरा चिंतन सत्र आयोजित किया, मुझे लगता है कि शरद जी ने जो बात कही और नारायण जी ने जो बात कही वो वाकई हम लोगों के लिए आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर एक नजीर के तौर पर है कि हम लोग किस रूप में इस महामारी को देखते हैं, किस रूप में हम लोग सकारात्मक चिंतन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस रूप में इस पूरी महामारी के दौर में मानवता जो संकट में है उसमें एक आशा की दो जला सकते हैं, नेगेटिविटी कम करके पॉजिटिविटी बढ़ाकर हम लोग इस महामारी से पार पा सकते हैं। मैं इस चर्चा सत्र को अंतिम दौर में ले जाता हूँ। हमारे महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर सीमा मलिक हमारे साथ में है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इस अतिथि हैं, सब लोग हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रोफेसर सीमा मलिक। नमस्कार, धन्यवाद कुंजन जी। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, श्री नारायण बारट जी, श्री शरद कुमार जी, डॉक्टर दीपक आचार्य जी, प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी, Dr. Kundan Acharya, and esteemed faculty members and participants in this webinar today. First of all, I would like to congratulate all of you, the people from the media, on this Vishwa Press Swatantrata Divas. And I appreciate that Dr. Kunjan Acharya organized this webinar on Corona Mahamari and Teekakaran Jagrukta mein media ki bhumika. So I really feel that this is the need of the hour, and this organizing of the seminar is a very timely organization. Thank you, Kunjanji, for doing the same. To begin with the formal vote of thanks, first of all, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor America Singh, for being a constant source of inspiration. It is because of his dynamic leadership that our university has been regularly organizing such events, both on temporal issues as well as like commemorating the landmark events of the past. I sincerely appreciate your efforts, sir. Thank you for being with us always. I would like to thank Professor Hanuman Prasad for very lucidly putting forth the major feats, ongoing projects, and accomplishments vis-a-vis CSR of Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, under the able and energetic leadership of our Vice Chancellor, Professor America Singh. Thank you, Professor Hanuman Prasad. We all know that media has been doing exceptional service by spreading awareness against COVID-19, be it vis-a-vis protocol or emergency kits at home or vaccination. And it is having a very positive impact on the masses. And we also know that media is considered as the fourth pillar of democracy, and it is very essential that media enjoys freedom of expression, and that's precisely what we are celebrating today. Today we had very significant, renowned media persons with us, and I thank them all for having spared so much of time to make this interaction meaningful. My thanks are due to Dr. Deepak Acharya, who pointed out that media is proceeding responsibly in the COVID times and is giving timely updates. He also informed us about the innovative initiatives being jointly undertaken by the government, local artists, and the media. Thank you so much, sir. Shri Sharad Kumar ji very rightly pointed out that it is very important to be mentally strong to combat the pandemic. He also spoke about the significance of success stories, but at the same time, he said that there should be a balanced representation, taking into account the pros and cons and give factual responsibility. Thank you so much, sir, for giving us the exact positions and the way media is working. Thank you so much for sparing time. Shri Narayan Bharat ji spoke about media as a most powerful unit that can make or mar an individual. We all know, and he quoted Malcolm X. He stressed the need that media should further work in an organized manner to combat
COVID-19, irrespective of political factions. He very passionately pointed out that this is the need of the hour. He and emphasized the timely proactivism of media. And he also acquainted us with the current ground reality, which we are all aware of, but we certainly sometimes tend to ignore that. So it is very essential that the ground reality comes to us through the horse's mouth, people who are working as media persons who know the reality. So thank you so much, sir, for bringing out this very passionately and very, very timely call for taking action. And then what is very important is that all the media persons who joined us today, they said that it is not just the media, it is now a mass movement because of the advanced technology, we are all into it. So thank you so much, sir. And once again, I congratulate Dr. Kunjan Acharya for organizing such a successful webinar. And I also thank the participants who very patiently listened to this very interesting talk. I have definitely personally benefited from being a part of this and listening to the esteemed media persons. Thank you so much. Namaskar. थैंक यू मैडम प्रोफेसर सीमा मलिक, आपके इस बहुत ही सारगर्भित धन्यवाद ज्ञापन। और आपने जो वक्ता ने जो कहा है उनको भी आपने सारगर्भित तरीके से बताया। मैं व्यक्तिगत तौर पे हमारे जो कुलपति महोदय हैं डॉक्टर अमेरिका सिंह जी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे आज के वक्ता सूचना आयुक्त नारायण बारेड जी, आज तक के संपादक शरद कुमार जी और सूचना जनसंपर्क निर्देशक उपनिदेशक डॉक्टर दीपक आचार्य जी का मैं व्यक्तिगत तौर पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग हमारे बीच पधारे, हमारे रिसर्चर्स को, हमारे विद्यार्थियों को आपने इस विषय पर इतनी सारगर्भित तरीके से अपनी बात कही। मैं हृदय के अंतःस्थल से विभाग पत्रकारिता विभाग की ओर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं सबसे आग्रह करूंगा कि राष्ट्रगान के बाद हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। राष्ट्रगान। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू, धन्यवाद। सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी आभार, बहुत बहुत थैंक यू। इसको लगा दूंगा, इसका होना अपना यूनिट में।